अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक्सपोज करेंगे स्मगलिंग। एक ऐसा घनहोना धंधा जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तानी माशरे की जड़ें बल्कि जो जेन्युइन इकोनॉमी है वो भी बुरी तरह डिस्टर्ब हो गई है। FBI ने पिछले साल एक खुफिया रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और एक्सक्लूसिवली हम ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वाज़े तौर पे बताया गया कि पाकिस्तान का GDP किस तरह स्मगलिंग की वजह से मुतासिर हो रहा है। बहुत अरसे के बाद एक बड़ी जामिया रिपोर्ट जो है वो मुख्तलिफ फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट, FBI और कस्टम्स के अफसरान ने मिलकर बनाई। एक पूरा पैनल इसके लिए बनाया गया जिसने इसके ऊपर रिसर्च की, मुख्तलिफ जावियों से जो उनके रिसोर्सेज थे मालूमात इकट्ठी की और उसके बाद ये रिपोर्ट दी, जिसके कुछ चीदा चीदा पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करते चलूँ। तकरीबन 11 अशिया का जो है वो मुआवजा किया गया, जिनमें टायर थे, TV पार्ट्स थे, चाय की पत्ती थी, मोबाइल फोन्स, कपड़ा, सिगरेट, प्लास्टिक मसनूआत थी, स्टील शीट्स थी, पेट्रोलियम मसनूआत और गाड़ियां शामिल थी। गाड़ियां एक बड़ा कॉमन फैक्टर है जो आमतौर पे आपको नॉन स्मगल आइटम्स जो हैं उनमें कंसिडर किया जाता है। और जनवरी तक दिसंबर 2014 का पूरा इसका जो मुआयना किया गया, इन तमाम चीज़ों का तखमीना जो लगा तो पता चला कि तकरीबन पाकिस्तानी जो इकॉनमी है उसको सालाना 2 अरब 63 करोड़ 88,08,398 डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। यानी सिर्फ स्मगलिंग इन 11 शाह की जो मेन कंट्रीब्यूटर थी, ये 11 शाह स्मगलिंग में, उसकी वजह से ह्यूज जो डिफरेंस था वो पाकिस्तानी इकोनॉमी को बियर करना पड़ रहा है। कुछ चीजें आपको स्क्रीन पे चलती हुई नजर भी आ रही है। मैं सिर्फ कुछ चंद एक फिगर्स आपके साथ शेयर कर लूं कि मिसाल के तौर पे जो चाय की पत्ती का मैंने आपसे जिक्र किया तो 7,75,03,436 डॉलर सिर्फ चाय की पत्ती, जो हम घरेलू इस्तेमाल की चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी स्मगलिंग की वजह से मुल्की खजाने को यह नुकसान पहुंचता है। TV स्मगलिंग बड़ी कॉमन हो चुकी है, 90,68,000 डॉलर्स का ऑलमोस्ट है। मोबाइल फोन्स जो आजकल हर बंदा इस्तेमाल किए फिरता है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा, अगर मैं मेरा ख्याल है इसको कंसिडर करूं, बल्कि दूसरे नंबर पे 1 अरब 5 करोड़ 66 लाख और इससे जायद का हुआ। और सिगरेट जो एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर है, उसके ऊपर रिसेंट कुछ रिपोर्ट्स भी जारी हुई है। सिगरेट की जो स्मगलिंग है उसकी वजह से तकरीबन 2 करोड़ 68 लाख रुपया जो है, 68 लाख डॉलर्स इनफैक्ट, ये इससे नुकसान हो रहे हैं। कपड़े की स्मगलिंग से 25 लाख, गाड़ियों की स्मगलिंग से 17 करोड़। ये वो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी में स्मगल्ड आइटम्स की वजह से चीज़ हो रही है। और जो बॉर्डर है, ड्यूरेंट लाइन जो है पर्टिकुलरली पाकिस्तान अफगानिस्तान की, वो एक मेजर रोल प्ले कर रही है। पाकिस्तान की जो ईरान के साथ बॉर्डर एरिया है वो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है इन तमाम स्मगलिंग आइटम्स का पाकिस्तान में आना और इसके इस्तेमाल का। इन तमाम मामला पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं और पोलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं मुबारिक ज़ेब खान साहब। बहुत शुक्रिया मुबारिक डॉन न्यूज़ को टाइम देने के लिए। आप चूंकि FBI और कस्टम्स के मामले को देखते हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं, मुझे ये बताइएगा कि ये जो रिपोर्ट इश्यू हुई है, बड़े चौंका देने वाले फैक्ट्स इसमें हैं। इस रिपोर्ट के पहले तो बताइएगा फैक्टर्स क्या थे, रीजंस क्या थी कि इतना सीरियसली इस मामले को टेकअप किया गया और ये रिपोर्ट बनाई गई। थैंक यू। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि FBI ने जो ये रिपोर्ट बनाई है, FBI का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने जो ये बनाई है और इस पर वर्किंग की है और उसने मुख्तलिफ जो कंपैरिजन की है, उसने एनालिसिस की हैं कि क्वांटम को उन्होंने डिटर्मिन किया कि इतना क्वांटम की जो चीज़ें आ गई हैं, लेकिन ये इससे कई गुना ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये कोई डॉक्यूमेंटेड फ्लो नहीं हो सकता जो उन्होंने दिया है। ये एक रफ एस्टिमेट्स है कि उन्होंने कहा कि इतने बिलियन का जो है अपने रिसोर्स है वही से। इशू ये है कि ये कैसे हुआ, ये क्यों इतना बढ़ गया। काफ़ी हद तक जो था वो स्मगलिंग कम हो गई थी और उसमें जो अब दोबारा बढ़ना शुरू हो गया, तो उसमें से कुछ गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ जो है वो एक मेजर फैसिलिटेटिंग रोल है। जो सबसे बड़ी चीज़ हमने देखी कि जब से ये गवर्नमेंट पावर में आई है तो उन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटीज़ दोबारा लगानी शुरू कर दी। दुनिया में ये हो रहा है कि टैरिफ्स जो है यानी जो कस्टम ड्यूटीज़ है वो नीचे तक ला रहे हैं। पाकिस्तान में उसको रिवर्स पे हम जा रहे हैं कि जैसे कि 2000 या 2001 में जो हमने टैरिफ रिफॉर्म शुरू किया था और उसमें कस्टम ड्यूटीज़ को हम नीचे लेकर आ रहे थे ताकि आप
स्मगलर के लिए ये जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन मार्जिन ख़त्म करे, उसको लेस अट्रैक्टिव करे, यानी उसका कॉस्ट को कम करे। जब आप कॉस्ट बढ़ाते हैं, इंपोर्ट के कॉस्ट बढ़ाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आप स्मगलिंग को प्रमोट करते हैं। तो हो ये रहा है कि पिछले 2-2.5 सालों में, क्योंकि इजी टैक्सेशन का जो तरीकाकार FBR या गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है वो यही है कि रेगुलेटरी ड्यूटीज़ बढ़ाते जा रहे हैं, रेगुलेटरी ड्यूटी लगाते जा रहे हैं, और उसकी वजह से आपका इंपोर्ट महंगा होता जा रहा है, और आपके पास वो जी बिल्कुल ऐसा है। तो उससे क्या हो गया, उससे ये हो गया कि आपका जो वेस्टर्न बॉर्डर है, आपका जो ईरान के साथ जो बॉर्डर है, और आपका जो वेस्टर्न अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर, वो पोरस बॉर्डर है, उससे आसानी से वो चीज़ें आपके मुल्क में वापस आ रही हैं। इसका एक दूसरा साइड भी है जो हमने देखा है कि कुछ पॉलिसीज़ हमारे जो है वो सही नहीं है। हमने खुद कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कुछ मेजर्स ऐसे नहीं है जिससे ये स्मगलिंग प्रमोट, जिसमें से एक जो है अफगान ट्रांजिट ट्रेड ट्रीटी जो था वो हमने रिवाइज़ कर दिया 2009-10 में। जब 2010 में रिवाइज वर्जन हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, उसमें से ये हुआ कि आपने कुछ मेजर्स ऐसे लगा दिए कि जिसकी वजह से वो जो फ़्लोज़ आ रहे थे, कार्गो के जो फ़्लोज़ आ रहे थे, वो बजाय ये था कि आप उसको रेगुलेट कर लेते, उसका नेगेटिव साइड हो कि आपने उसको डाइवर्ट कर दिया, यानी वो ईरान डाइवर्ट हो गया। ईरान का जो बंदर अब्बास का पोर्ट है, और फिर वहाँ से उन्होंने वहाँ से लाने शुरू कर दिए। मैं आपने चूँकि अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आप बात कर रहे हैं, तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर तो खुद बहुत ज़्यादा सवालिया निशान आगे थे, क्योंकि ये ड्यूटी फ्री टाइप पॉलिसी थी, इसमें वो टैक्स उतना नहीं था, काफ़ी ज़्यादा छूट थी टैक्सों में, मुख्तलिफ अशिया की मद में। तो इसकी तो बहुत मिसयूज़ किया गया है इसको, ख़ासतौर पर जो ऑयल फैक्टर था, जिस तरह तेल की स्मगलिंग का जिक्र है, बाकी चीज़ों का है, लो चीज़ों को अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में स्मगल करके लाया जाता था। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे थे, ये पास्ट की बातें हैं। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि अफगानिस्तान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को यूज़ नहीं कर रहे अपने ट्रांजिट्स के लिए, वो ईरान को करे, और ईरानी गवर्नमेंट जो है ना उसको खासा फैसिलिटेट करते हैं। वो खुरासान से हेरात तक उन्होंने रेलवे ट्रैक भी बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अब चाबहार का पोर्ट बन रहा है, जिसमें से इंडिया भी आ गई है, और इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान एक ट्राइलेटरल ट्रांजिट एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। और अभी अफगानिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव जब दिल्ली गया था, उन्होंने भी इसके बात की और उसको प्रमोट करें। तो जो उस रोड से जो चीज़ें आ रही है वो भी तो आपके मुल्क आ रहे हैं। मैं मुबारक यही पूछना चाह रहा था कि देखिए, हम इन 2 रूट्स की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान इकॉनमी को स्मगलिंग की वजह से नुकसान हो रहा है। जो पोरस बॉर्डर जिसको हम कहते हैं, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ जो हमारे बॉर्डर हैं, तो एक्चुअली रूट क्या यूज़ हो रहा है। बल्कि मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, एक ब्रेक यहाँ पे लेते हैं और फिर मुबारक से जानेंगे कि रूट कौन सा यूज़ हो रहा है और कौन कौन से तरीके हैं जो खासतौर पर पाकिस्तान में स्मगल आइटम्स को लाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सब कुछ जानेंगे मगरिब वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम मुबारक ज़ेब खान साहब से जान रहे थे कि वजूहात क्या हैं, और इसके साथ साथ हम इनसे जानेंगे कि रूट कौन से यूज़ हो रहे हैं। अच्छा मुबारक साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में स्मगल अशिया आती हैं, तो क्या पाकिस्तान से अशिया भी बाहर स्मगल होती हैं? और इन दोनों चीज़ों के लिए, इन दोनों क्वेश्चंस में मुझे ये भी बता दीजिएगा कि रूट कौन सा यूज़ होता है, क्योंकि आने और जाने का रूट तो सेम ही होगा ना। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि 2 किस्म की ट्रेड हो रहा है। एक तो ये है कि ऑब्वियसली हमारे मुल्क से भी अफ़गानिस्तान चीज़ें स्मगल होती हैं, और ख़ासतौर पर उसमें लाइव स्टॉक वगैरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मगल हो रही हैं। फिर इसी तरह ईरान भी हमारे मुल्क से भी होती है, लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि उससे इतना उनकी इकॉनमी। एक तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान तो लाइव स्टॉक और इसके अलावा क्या चीज़ें जो पाकिस्तान से बाहर, मतलब है कि इसके अलावा मतलब कि चावल हो गए या इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो है वो सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में टैरिफ इतना ज़्यादा नहीं है, यानी कस्टम ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है जिससे उनको वो मार्जिन मिले स्मगलर को और वो उसमें से चले जाए। लेकिन जो अब पाकिस्तान में चीज़ें आ रही हैं, ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि पहले से की तरह जो हम कहते आ रहे थे कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड की वजह से इस मुल्क में स्मगलिंग हो रही है, जी कतन ऐसा नहीं है। ये अकेला वो नहीं है। अब चूँकि जो प्रोडक्ट्स अब ईरान से इंडियन प्रोडक्ट जो वाया ईरान जो अफगानिस्तान जाते हैं, वो भी इसी तरह हमारे मुल्क। इस तमाम मामले में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कराची से PTI के मरकजी रहनुमा MNA आरिफ अलवी साहब ने। बहुत शुक्रिया आरिफ अलवी साहब, आप काफ़ी वर्क कर रहे हैं आप इस एंटी स्मगलिंग के ऊपर, और जो रिपोर्ट है वो भी ये बता रही है कि मुल्क की इकॉनमी को जो बड़ा सीवियर किस्म का डैमेज स्मगलिंग पहुंचा रही है, उसका शायद जो मदावा है वो भी मुमकिन ना हो सके। तो अब आप क्या सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, और क्या आपकी रिपोर्ट जो एनालिसिस आपका क्या है इस बारे में? भाई साहब, ये रिपोर्ट स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल थी। मैंने अपने वेबसाइट पर डाली, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, और पब्लिक अकाउंट कमेटी से खुर्शीद साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि इस रिपोर्ट को ऑफिशियली पब्लिक किया जाए,
और ये कोई तरीका नहीं है कि मई 2015 की रिपोर्ट जो है वो आज तक इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, जिसके अंदर 2.64 बिलियन डॉलर का नुकसान बताया गया है। सिर्फ रेवेन्यूज पर जो स्मगल्ड गुड्स अगर सही चैनल से आती तो वो रेवेन्यू हुकूमत को मिलता। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जब ट्रांजैक्शन ब्लैक में आया कस्टम्स के जरिए, तो फिर इसकी सारी जो कड़ियां हैं वो सारी ब्लैक में चलेंगी। यानी जो चीज आएगी वो खरीदेगा आदमी ब्लैक में, वो उसको मजीद बेचेगा ब्लैक में। तो एट एवरी लिंक गवर्नमेंट का नुकसान है। ये तो तुमने सिर्फ एक सतह पर बताया है कि 2.64 बिलियन डॉलर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आने में नुकसान हुआ। बाकी जो कड़ियां हैं स्मगल गुड्स को बेचने की, वो सारी अनटैक्स है। तो छुपाने की वजूहात क्या थी? ये तो इनकी बेहतरी के काम आ सकती थी। यही मैं समझता हूँ, छुपाने की वजूहात मुमकिन है ऐसी हो जिसके अंदर बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट हो उसकी स्मगलिंग के अंदर। आपको याद है, शायद आप भूल ना गए हो कि एक दिन के लिए एसआरओ निकल आता था और 500 BMW अंदर लाई जाती थी और फिर एसआरओ खत्म हो जाता था। बिल्कुल ऐसे हुआ। इसके अंदर बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट है। और बड़े मजे की बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 2.64 बिलियन को 11 चीजों पर जी बिल्कुल 11 चीजों की रेशो निकाली गई है। मगर मैंने जो हिसाब लगाया वो 5 चीजों के ऊपर 2.4 बिलियन के करीब है खुद। तो बाकी चीजें जरा छोटी है, तो 5 पर फोकस कर लें। मोबाइल फोन तकरीबन $1 बिलियन जी ऐसे ही है रेवेन्यू लॉस है। स्टील शीट्स पर 112 मिलियन सिगरेट्स हैं जी। ऐसे डीजल के ऊपर 875 मिलियन डॉलर का लॉस है। ऑटो पार्ट्स पर 168 मिलियन है डॉलर। अच्छा, व्हीकल्स पर, गाड़ियों पर 175। तो ये सब मिलाकर 2.4 मिलियन डॉलर तकरीबन बनता है। और स्मगलिंग टू जीडीपी रेशियो जो है वो तकरीबन 4% है। अगर एक चीज और मैं आपको ऐड कर दूं कि जनाब ये चाय का मिसाल के तौर पर बड़े आराम से चीजें पता चली ना फिगर जी। अफगानिस्तान की पॉपुलेशन क्या है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या है। अगर अफगानिस्तान में पाकिस्तान की पर कैपिटा पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा चाय स्मगल होगी तो यकीनन वो अफगानिस्तान के लिए नहीं हो रही। वहां तो ग्रीन टी पीते हैं, ब्लैक टी पीते ही नहीं है। तो इसका मतलब जितनी चाय आती है अफगानिस्तान ले जाने के लिए वो पाकिस्तान में ठीक है। बिल्कुल ये साफ बिल्कुल अच्छे फैक्ट हैं। यही टायर्स का हाल है कि जितनी अफगानिस्तान में गाड़ियां नहीं है उससे कहीं ज्यादा टायर आ रहे हैं जी ऐसे ही है। तो इससे ये पता चला कि ये भी पाकिस्तान में उतार लिया जाता है। इसी तरह से टेलीविजन सेट, ये बहुत बड़ी बड़ी इश्यूज हैं जिसके एतबार से मैं समझता हूँ कि और एक बहुत बड़ा नुकसान है जी। और बिल्कुल जब इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको प्रॉपर्ली देखेगी तो चीजें सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ अलवी साहब हमें ज्वाइन किया। तारिक हुदा साहब ने सीनियर कस्टम ऑफिसर्स हैं और ये जो रिपोर्ट थी इसको बनाने में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। तारिक साहब बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज़ को टाइम देने के लिए। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसी वजूहात थी जिसने आपको मजबूर किया कि स्मगलिंग जैसे इस अहम इशू के ऊपर प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट किए जाएं और इस रिपोर्ट को तैयार किया जाए जो कम से कम कुछ फिगर्स फैक्ट्स शेयर कर सके पाकिस्तान इकोनॉमी के हवाले से कि स्मगलिंग से उसको कितना नुकसान पहुंच रहा है? तारिक साहब, ये हमारा खुद इनिशिएटिव है कि हम क्वांटिफाई करें कि पाकिस्तान में कितनी स्मगलिंग हो रही है। अनलेस वी क्वांटिफाई इट, हम कैसे पॉलिसी मेजर्स लेंगे? ये तो ठीक है जो बात अभी हो रही थी, आई कुड ओवरहियर कि जी बड़े मार्केट्स हैं और ये और वो हैं, बट दिस इज कॉमन ऑब्जर्वेशन। हाउ मच देयर इज स्मगलिंग एंड हाउ मच ये हमारी इकोनॉमी को वो कर रही है खराब, और अगर उसको फिर बाय प्रॉपर पॉलिसी मेजर से हम ठीक करें तो इससे हमारी ना सिर्फ ये कि इकोनॉमी अच्छी होगी, हमारी इंडस्ट्री अच्छी होगी। दूसरा ये था कि जी दूसरी एजेंसीज को भी दे दें एंटी स्मगलिंग पावर जो कि दी हुई है फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स, तो वो भी हमने देखा कि वो भी क्योंकि प्राइमरीली एंटी स्मगलिंग कस्टम्स की डोमेन है और कस्टम्स इज द नेशनल इंस्टीट्यूशन टू कॉम्बैट स्मगलिंग। सो वी सेड कि जी वो जब आप बाकी एजेंसीज को दे जाते हैं ये डाइल्यूट हो जाती है रिस्पांसिबिलिटी, हर एजेंसी दूसरी को देखती है। यानी उनसे बिल ले लेना चाहिए। आप लोग ये रिकमेंड कर रहे हैं कि उनसे ये पार्स खत्म कर देनी चाहिए? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पार्स अभी थोड़े दिन तो रखें जब तक के कस्टम्स की इन्फोर्समेंट फोर्स बन जाए, ये बहुत जरूरी है। तारिक साहब, लोग तो पहले कस्टम से बहुत तंग हैं और आप तो सारी पार्स इनको देने की बात कर रहे हैं। गुजारिश इसमें है कि जनाब अगर आपका एक वे हो कि आप इसको रोक सकें और आप उसको फिर उसकी नजर कर दें कि नहीं नहीं ये तो आप ज्यादा पावर्स ले, पावर्स कस्टम्स के पास हैं, मैंडेट है, लेकिन पैराफर्नेलिया नहीं है।
आप हमारे जितने पाकिस्तान के बॉर्डर्स में आपको कहाँ कस्टम्स मिलती है? आपको तो सिर्फ जो एंट्री पॉइंट्स हैं चमन और तोरखम पे मिलती है, बाकी तो सारे बॉर्डर्स आपके वो हैं। एक किश्ती नहीं है पाकिस्तानी टेरिटोरियल वाटर्स में कस्टम्स की। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट अस टू डू दिस, कैरी ऑन दिस नेशनल मैंडेट? अच्छा, मुबारक ज़ेब खान साहब हमारे साथ है, हमारे डॉन के सीनियर कॉरेस्पोंडेंट, वो इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जी मुबारक। मेरे ख्याल में तारिक होदा साहब ने जो आपको जो देखे, ये मतलब है कि इससे कोई दो राय नहीं है। वो सही कह रहे हैं कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो सरकारी फाइलों के ऊपर होती है। एक्चुअल चीज़ है जो कि बिंग गवर्नमेंट ऑफिसर वो आपको नहीं बता सकते, वो मैं बता देता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जो आपको रिकॉर्ड मिल रहा है स्मगल आइटम्स का, वो वही है जो कस्टम सीजर करते हैं, जो कस्टम इंटेलिजेंस की होती है। लेकिन इसके साथ साथ ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स भी होते हैं। आपने कोस्ट गार्ड को पावर्स दी एंटी स्मगलिंग की, आपने रेंजर्स को दी हैं, सिंध पंजाब दोनों को, आपने एफसी बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा को दी, आपने पुलिस को दी है, कस्टम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट खुद इसमें पूरा इन्वॉल्व है। यानी इतने सारे एजेंसीज को आपने इन्वॉल्व करते, तो वो बेसिकली प्रिवेंटिव के बजाय वो फैसिलिटेटर हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि कस्टम के पास कोई पावर नहीं है, न कस्टम वाले की हिम्मत है कि वो पूछ सके कि आपके पोरस बॉर्डर है वटेवर जो भी है, कि वहाँ पे उससे पूछे कि कितने सीजर हुए और कहाँ जा रहे हैं। देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ इट। यहाँ पे घर मुझे एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। गुफ्तगू का ये सिलसिला यहीं से जारी है। मुबारक, वो जो आप बात कर रहे थे कस्टम्स के पास पार नहीं है, तारिक साहब भी लाइन पे हमारे साथ हैं। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो दुनिया में जो प्रैक्टिस है कि ये पावर्स कस्टम वालों के पास होते हैं और कस्टम में एक्सरसाइज करते हैं, तो कस्टम से ये पावर क्यों लिए गए थे? उसमें क्वेश्चंस है कस्टम वालों के ऊपर, ये एलिगेशंस थे कि वो खुद इसकी एम्प्लॉयज़ है, इन्वॉल्व है, और वो भी, और कहीं किसी हद तक ये बात सही भी है कि कस्टम के जो लोअर स्टाफ है वो इसमें इन्वॉल्व है। कस्टम्स के पास ये पावर रहनी चाहिए, बाकी इसको दुनिया में जो देखो, दुनिया में जो अगर आप उसको पावर्स नहीं देते और आप कहते हैं कि नहीं कस्टम का जो मेन पावर है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आप बॉर्डर पे करो, बॉर्डर पे प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप उसको अकाउंटेबल तो करें। आप अकाउंटेबल नहीं कर सकते उनको कि आपको जो सीजर हो रहा है वो आपके बाड़ा मार्केट जो लाहौर वगैरह, ये कहाँ से आ रहे हैं ये प्रोडक्ट्स? गाड़ियाँ तो चलो, गाड़ियाँ तो ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है आप आंखें बंद करके तो नहीं कह सकते ये भाई आपका इतना स्ट्रांग प्रेजेंस है, आपका पैरा मिलिट्री फोर्सेस का बॉर्डर पे इतना स्ट्रांग प्रेजेंस है, कैसे पॉसिबल है कि स्मगल गुड जो है आपके लाहौर तक पहुंच रही है, आपके कराची तक मिली भगत शामिल है? बिल्कुल जाहिर है, ये कस्टम वाले। तारिक साहब, दिस इज अ सीरियस क्वेश्चंस इवन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कस्टम एंड द अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, लाइक एज पर मुबारक के ये किस तरह पॉसिबल है कि ऑब्वियसली आपके पूरे कवर्ड सिक्योर्ड आर्म्ड बॉर्डर्स हैं, मैंड बॉर्डर्स हैं, तो आप किस तरह वहाँ से सारी चीज़ें आ रही हैं? और अगर आ रही हैं तो ये जो मेन सिटीज़ हैं, जिस तरह आप कराची में हैं, इस्लामाबाद यानी पिंडी बाड़ा मार्केट एवरीवन नोज, पेशावर में क्वाइट कॉमन, लाहौर में और बाकी जगहों पे, कि इतने आसानी से ये सारे स्मगल गुड्स वहाँ पे मिल रही हों? देखिए जी, सबसे पहले तो जैसे हमने FBI ने इस पर रिसर्च की है जी, मैं आपको भी दावत दूंगा कि आप लोग भी एक अपना रिसर्च कीजिए एंड गो अलोंग द बॉर्डर्स एंड सी फॉर योरसेल्फ। ओके, किसी भी उस पे तोहमत लगाना या वो इज इजियर सेड देन डन। ठीक है, बिल्कुल ये आ रही हैं के जी जो काम है, देयर इज अ बिग गैप एंड दैट्स व्हाई द गुड्स आर देयर इन द मार्केट, ये तो समझ आ रही है बात। लेकिन हमारी जो स्टडी थी उसका मेन मकसद ब्लेम गेम या पोर्शनिंग नहीं है। हमारी स्टडी ये थी कि एक बार सीरियसली इस चीज को देखें कि इफ वी हैव अ बिग स्मगलिंग टू जीडीपी रेशियो। साहब, ये स्टडीज पहले तो हो चुकी है, डॉक्टर मंजूर साहब के जमाने से चली हुई ये स्टडीज होती आ रही है। कोई आपने कोई नई स्टडी तो नहीं की? दिस इज अ पायनियरिंग स्टडी, प्लीज वो जो पहले हुई हैं स्टडीज वो देख लीजिए कि अगर हुई हैं कि नहीं हुई हैं। दिस इज अ पायनियरिंग स्टडी, 1 2 is that if at all there is a study which I have not seen, वो कुछ 10 साल पहले की बात होगी। things change every day, we are in a very fluid world, हर टाइम चेंज होता है, हर साल चीजें चेंज हो रही हैं, तो जो स्टैट्स आज के हैं उसके बेसिस के ऊपर आज आपने 25 साल पुरानी कुछ। अभी FBR डॉन टीवी का जो नौशेरा का करेस्पॉन्डेंट था कुछ हफ्ते पहले, वो दिखा रहे हैं कि आपके इंटेलिजेंस के कुछ इंस्पेक्टर और कुछ जो थे कस्टम इंटेलिजेंस के नौशेरा में, वो खुद इन्वॉल्व थे कि जो फैब्रिक के कपड़ा है वो यही पूछना चाह रहा था तारिक साहब, मेरी इस पे मैं इसको वो बिल्कुल वीडियोस दिखा रहे थे सर, ये तो डॉक्यूमेंटेड चीज है। नो एक्शन हैज बीन टेकन। आई वुड लाइक टू प्लीज, ये बात आपकी नौशेरा की कॉरेस्पॉन्डेंट की मुझे नहीं पता क्या है, सही भी हो सकती है, लेकिन वी हैव टू गेट सीरियस इन द सेंस
कि लेट हैव कि जी अगर कोई स्टाफर्स इन्वॉल्व हैं तो उनका एक मेथड होता है ऑफ इंटीग्रिटी मैनेजमेंट। ये देखें ना दुनिया में, अभी मैं लास्ट ईयर हम सैन डिएगो वैसे मेरे सर आपने 15 साल एफबीआर के ऊपर लिखने में अभी तक किसी भी बंदे को आज तक नहीं देखा कि वो कस्टम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में गया और उसको पेनलाइज किया। मकसद सिर्फ तारीख से भी है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम जो स्मगलिंग है उसको फिर नहीं रोके। नहीं सर, कहने का मकसद ये था जो वो कहना चाह रहे हैं मुबारक साहब कि नहीं बिल्कुल आप स्मगलिंग रोके, दिस इज व्हाट योर वर्क एंड वी आर आल्सो सपोर्टिंग यू, ताकि कम से कम मुल्क की इकोनॉमी बढ़ सके। चूंकि यहाँ पे इकोनॉमी की बात हो रही है तो मैं इसमें ऐड करूंगा कि चेयरमैन एपीपीसीआई जो है अब्दुल रऊफ साहब, उन्होंने भी हमें फोन लाइन पे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। मैं गुफ्तगू में आपको भी शामिल करता हूँ। तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक हुदा साहब कस्टम सीनियर ऑफिसर हैं, जो रिपोर्ट थी वो है, साथ मुबारक ज़ेब खान हमारे रिपोर्टर हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो मेन इंडस्ट्रीज है उसको क्या नुकसानात हो रहे हैं स्मगलिंग की वजह से, क्योंकि अगर जो तारिक साहब ने भी सवाल उठाया, अगर इसकी रेशियो कम कर देते हैं ड्यूटी की तो ऑब्वियसली हमारी जो लोकल मार्केट है, जो लोकल इंडस्ट्री है वो बुरी तरह अफेक्ट होती है, और अगर रेशियो बढ़ा देते हैं तो स्मगलिंग जो है वो मुल्क की इकोनॉमी को बहुत डैमेज करती है। क्या कहते हैं आप इसमें? देखें, मैं सबसे ज्यादा तो एक चीज ये कहूंगा कि आप एक चीज तो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है ना कि आप अफगानिस्तान, आप ट्रांजिट ट्रेड सोर्स देखें स्मगलिंग का क्या है, 4 to 5 बिलियन डॉलर लॉस है गवर्नमेंट को। और आप ये देखें कि वहां पर ग्रीन टी यूज होती है और कितनी टी वहां से स्मगल्ड होकर पाकिस्तान में आती है। आप मुझे ये बताएं ट्रांजिट से कि वहां पर कोई ब्लैक टी पीता है अफगानिस्तान में? इतनी तो उनकी आबादी नहीं है जितनी टी वहां से हमारे यहाँ स्मगल्ड हो रही है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, सिगरेट्स आप ले लें, सिगरेट्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, बिल्कुल ऑटो पार्ट्स में ले लें, क्लोथिंग्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जी, ठीक। तो आप ये देखें ना, आप स्टिच क्लोथ्स हैं, फार ईस्ट से किस लेवल पे आ रहे हैं, ये खेपी हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं, आ रही हैं चीजें। तो ये सारी चीजें जो है ये एफबीआर के साथ जाके रिलेट होती हैं। नहीं तो इसमें रऊफ साहब सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था, जो डिबेट अभी चल रही थी, डू यू थिंक दैट द कस्टम्स और द अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इनके लोग स्मगलिंग में मुलविस हैं और किस हद तक? देखें वो तो देखें ना, उसके बगैर तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना। ठीक है, आप ये देखेंगे इसके अंदर देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग ना, कि अगर हमारे बॉर्डर्स के अंदर जो चीजें हैं वो अगर सही कंट्रोल्ड हो, चले आप 5%, 7%, कुछ परसेंटेज आप कह सकते हैं कि भाई आप एक उनको वैक्यूम या एक वो दे सकते हैं, लेकिन इस लेवल का वो होना तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल ना, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इनको रीस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है, एफबीआर कर भी रहा है, लेकिन इसको सीरियसली हमें इस इश्यूज को देखना चाहिए। अदरवाइज देखें हमारी इंडस्ट्री तो ऑलरेडी बहुत जिसको कहते हैं वॉर ऑन फुटिंग पे है। आप मुल्क के मामला देख लें कि जो हम लोग इस तरफ चल रहे हैं, इंडस्ट्री हमारी कहां से सरवाइव करेगी? मुझे सिर्फ एक ऑब्वियसली सीरियस स्टेप्स की और नियत के साथ स्टेप्स की जरूरत है। रोज़ मुझे एक ब्रेक यहाँ पे लेनी है, नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके गुफ्तगू के इस सिलसिले को यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले रऊफ साहब बात कर रहे थे कि इकोनॉमी को के हवाले से इंडस्ट्री का क्या रोल है। मुबारक साहब मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। जो रऊफ साहब ने बातें की, जो तारिक साहब ने बातें की हैं, क्या आप उससे एग्री करते हैं? सबसे बड़ी बात मैं पहले बात की थी वो ये था कि इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। इन्फोर्समेंट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ब्लेम गेम हो रहा है। व्हेन वी टॉक टू कस्टम गाइज एफबीआर में बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास तो है ही नहीं, सारा तो हमने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को पावर डिलीगेट किए हैं, ये तो उनका काम है, इन्फोर्समेंट उनका काम है। तो फिर आप इन्फोर्समेंट वालों से तो आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि मैकेनिज्म नहीं है कि उनसे पूछे कि कितना सीजर हुआ है, क्या हुआ उसका, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। एफबीआर में जब हम पूछते तो वो कुछ बताते नहीं। सेकंड बात ये है कि जो हमने पहले की कि आपके ड्राई पोर्ट्स पे बाकायदा अंडर इनवाइसिंग हो रही है, उसमें कस्टम के लोग इन्वॉल्व है और आपका मिस डिक्लेरेशन हो रही है। आपका पिंडी ड्राई पोर्ट पे केसेस बने हुए हैं, आपके लाहौर ड्राई पोर्ट पे बने हुए, सियालकोट में बने हुए हैं, आपका नौशेरा ड्राई पोर्ट के केसेस बने हुए, बड़े बड़े सीनियर लोग हैं, उनके प्रमोशन भी हो गई, उनके खिलाफ केसेस भी बने हुए। पिछला जो डीजी कस्टम इंटेलिजेंस था उसने बाकायदा रिपोर्ट्स बना के भेजी, उससे पिछला वाला डीजी जो था उन्होंने भी बना के एफबीआर में फाइलें जाके दब जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्मगलिंग जो है ना, हम सिर्फ अफगानिस्तान देख। एक और भी हमारा बड़ा अजीब सा अप्रोच है कि विल अप्रोच अफगानिस्तान गवर्नमेंट और अफगानिस्तान से कि भाई अफगानिस्तान
इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस। आप अपने घर को ठीक करें, आप अपने बॉर्डर को ठीक करें, आप अपने सिस्टम को ठीक करें। आपका कराची से कंटेनर ट्रांजिट ट्रेड शुरू हो जाता है, वो तो बॉर्डर क्रॉस ही नहीं करता। जब बॉर्डर क्रॉस नहीं करता तो उसमें अफगानिस्तान गवर्नमेंट का क्या कसूर है? आप अपनी सिस्टम को ठीक करो। रऊफ साहब, आप लोगों की सजेशंस क्या हैं? लाइक ऑब्वियसली आप लोग भी बहुत थिंक टैंक है, इस पे बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, जेन्युइन स्टेक होल्डर्स आप लोग हैं जो सजेशंस देते हैं। आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, हाउ टू ओवरकम दिस क्राइसिस? मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को सबसे पहले बिजनेस कम्युनिटी को इन इश्यूज के ऊपर स्पेशली ऑन बोर्ड देना चाहिए। जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो स्टेक होल्डर्स है ना, उनको अगर आप ऑन बोर्ड नहीं देंगे तो चीजें आपको मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये जो एक रिपोर्ट की गई है, और ये एक रिपोर्ट मेरे पास भी है जो हम एक्सक्लूसिवली नाजरीन को शेयर कर रहे हैं, तो क्या ये रिपोर्ट बनाते वक्त जिस तरह हमने बात की कि यू आर बिग स्टेक होल्डर, बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी, उसको साथ शामिल किया जाना चाहिए, तो ये रिपोर्ट में क्या आप लोगों को शामिल किया गया था? बिल्कुल नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया। इस दफा मैंने, बल्कि ये 3 दिन पहले मेरे पास पार्लियामेंटेरियन फाइनेंस कमेटी आई थी जो प्रपोजल बना रही है। कैसर शेख साहब उसके चेयरमैन हैं, 20 MNA उसके मेंबर्स हैं, वन ऑफ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी उसके मेंबर हैं। तो मैंने उनको यही कहा कि मैंने कहा कि आप खुदारा बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लें, अपनी बजट के अंदर पूरी जो आप प्रपोजल्स बना रहे हैं तो आपको मसाइल नहीं होंगे। तारिक उदल साहब ने दोबारा में ज्वाइन किया है। तारिक उदल साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर ज्वाइन करने के लिए। मुबारिक ने भी जो क्वेश्चंस पुट किए और रऊफ साहब ने भी किए वो यही था कि बहुत ज्यादा चीजें पब्लिश हो चुकी हैं, रिकॉर्ड पे हैं, द इन्वॉल्वमेंट इन कनाइमस ऑफ द पर्टिकुलरली द कस्टम ऑफिशियल्स, और हमें अपना घर पहले सही करना है, फिर हम इसके ऊपर दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाएं। जिस तरह की आप बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा तौर पर इस मामले को विद द अफगान गवर्नमेंट, विद द चाइना गवर्नमेंट, विद द ईरान गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट इज सीरियस टू टेक अप दिस मैटर ऑफ स्मगलिंग विद देम इवन ऑन द डिप्लोमेटिक लेवल। लेकिन क्या हमें अपने घर को पहले सही नहीं करना सर? नहीं, सब साथ साथ होगा ना। इट हैज टू बी इन टैंडम। और दूसरा, मैं मुबारक ग्रेम साहब की बात से थोड़ी सी वो करूंगा, डिफर करूंगा। ये जितने भी हमारी स्मगलिंग की अगर ये रिपोर्ट आप देखें तो ये इट इज नॉट बेस्ड ऑन डेटा जो हमारी सीजर डेटा है उस बेसिस के ऊपर नहीं किया है। ये एक हमने बड़ा साइंटिफिकली एक फॉर्मूला क्रिएट किया जिससे हमने टोटल डिमांड, जो कंट्री एक टोटल डिमांड जनरेट करता है कंज्यूमर आइटम, ठीक है, वो देखा। उसमें से हमने इंपोर्ट्स को माइनस किया, फिर डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हो रही है उसे माइनस किया, और फिर जो बाकी बचा वो क्लियर हो गया कि ये स्मगलिंग है जी। अच्छा, तो ये इसलिए बड़ी इट्स है एफबीआर में अभी भी थोड़ी सी हमारे वो सीनियर्स कह रहे थे कि वी नीड टू आल्सो अगेन फिर थोड़ी सी नंबर्स को दोबारा देखें। वो अभी इसकी अपडेशन हम कर रहे हैं इस रिपोर्ट की, बट इट हैज बीन डन नॉट ऑन एनी सॉर्ट ऑफ डेटा जो कि हमारे सीजर रिकॉर्ड्स में है या कोई दबाया हुआ कोई रिकॉर्ड एंड ऑल दैट। नो, इसको काइंडली आप लोग खुद देखिए और हमें प्लीज बताइए कि जो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट है। द ऑब्जेक्टिव इज कि कल पाकिस्तान को अपने पांव पे इंडस्ट्रियली, एग्रीकल्चरली खड़ा होना चाहिए। वी शुड हैव अ कंट्री वेयर वी नीड टू हैव मोर एम्प्लॉयमेंट, our industry should be churning out, we should be exporting more. तो दिस इज दैट मॉडल। बाकी तो इंटेग्रिटी मैनेजमेंट जरूर करने की जरूरत है, करें। बाकी भी जो काम करने हैं वो भी जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक उदा साहब। मुबारक ज़ेब खान साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे चाहूंगा। मेरे ख्याल में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो तारिक उदा साहब ने खुद भी कह दिया, मेरा मतलब सीजर का ये था कि सीजर इज एक डेफिनेट फिगर होता है जिससे आप लेकिन ये दिस इज प्योरली प्रोबेबिलिटी। आप प्रोबेबिलिटी पे जा रहे हैं क्योंकि आवर इकोनॉमी इज नॉट डॉक्यूमेंटेड। 70-75% हमारी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है। तो मेरे ख्याल में इस फिगर्स का कोई साउंड बेस नहीं बन सकता। 3.88 आपके जीडीपी बेस करते हैं। नहीं, बेसिकली आप इस तरह के जब आप अफर्मेटिव फिगर्स के पास आते हैं कि आपके इकोनॉमी को इतना रखे, तो फिर आपका बेस क्या है? प्रोबेबिलिटी की बेस पे है, इसलिए आप इसको रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स नहीं। मेरे ख्याल में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि आप अपना एनफोर्समेंट ठीक करें। पहले तो ब्लेम गेम से निकले कि हमने पावर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को दी है, तो देयर शुड बी सम मैकेनिज्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर एवरीवन। सेकंड बात यह है कि आपने ज़रूरी है कि आप इस स्मगल प्रोन आइटम को डिसइंसेंटिवाइज करें, आप उसको लेस अट्रैक्टिव करें फॉर स्मगलिंग, आप उसका कॉस्ट को रिड्यूस करें नोविंगली कि हमारा बॉर्डर पोरस है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और तीसरी बात यह है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि
स्मगलिंग को आप उसका एक ह्यूमन फेस भी है, कल्चरल एस्पेक्ट भी है कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज में उस स्मगलिंग को ट्रेड किया कहा जाता है। उनके पास वो चीजें कुछ नहीं है, नहीं, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये ट्रेड है, उनके लिए स्मगलिंग नहीं है। और दुनिया में कई मिसालें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट खुद स्मगलिंग को प्रमोट करते हैं ताकि क्रिएट करे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। तो बेसिकली ये जो ट्रेड जिसको हम स्मगलिंग कहते हैं, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बॉर्डर एरियाज में, क्योंकि वहां पे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को कुछ अपने पॉलिसीज को दोबारा रिवाइज करनी चाहिए कि सिर्फ वो अर्बन बेस वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रूरल इकोनॉमीज पे चले जाए, वहां पे पॉलिसीज लेकर आए, कुछ इंसेंटिव छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को लगाए और वहां उन लोगों के लिए कुछ कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। रऊफ साहब, मुझे आपसे लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहिए होंगे। आपने सारी गुफ्तगू सुनी है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो किस तरफ जा रहा है, क्या समझता है, अब हल क्या है जिसमें इकोनॉमी भी बच जाए और इंडस्ट्री भी बच जाए? मैं समझता हूँ, देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज जो है ना कि एफबीआर के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। ठीक है, कि वो ये इनको पार देनी चाहिए। अब इनके पास पार और उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ना, उनके पास मतलब ये चीजों को हैंडल करने के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इनको पावर्स के अलावा रिवैम्पिंग की जरूरत है एफबीआर को, बहुत ज्यादा। तो पावर्स तो खैर आप पहले भी बहुत है उनके पास, और दे देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाना चाहिए। जी, बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया तारिक हुदा साहब, मुबारक ज़ेब खान साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने एक्सपोज किया कि पाकिस्तान में स्मगलिंग की वजूहात क्या और इन वजूहात की वजह से जो पाकिस्तानी इकॉनमी है वो किस तरह डैमेज हो रही है। तारिक हुदा साहब ने जो ये रिपोर्ट थी उसके हवाले से, जो उसके मेन रिसर्चर रहे हैं, मेन कंपोनेंट थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टम्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया, एफबीआर का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया। उनका यही कहना है कि दे आर पुटिंग सम एफर्ट्स टू कर्ब स्मगलिंग। मुबारक साहब ने भी अपना ओपिनियन दिया, सजेशन दिए, और इंडस्ट्री का क्या हाल था वो जाना हमने अब्दुल रऊफ साहब से। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर आईडी आपके सामने है, देखते रहिए डॉन न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले रऊफ साहब बात कर रहे थे कि इकोनॉमी को के हवाले से इंडस्ट्री का क्या रोल है। मुबारक साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। जो रऊफ साहब ने बातें की, जो तारिक साहब ने बातें की हैं, क्या आप उससे एग्री करते हैं? सबसे बड़ी बात मैं पहले बात की थी वो ये था कि इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। इन्फोर्समेंट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ब्लेम गेम हो रहा है। व्हेन वी टॉक टू कस्टम गाइज, एफबीआर में बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे पास तो है ही नहीं, सारा तो हमने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को पावर डिलीगेट किए हैं, ये तो उनका काम है, इन्फोर्समेंट उनका काम है। तो फिर आप इन्फोर्समेंट वालों से तो आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि मैकेनिज्म नहीं है कि उनसे पूछे कि कितना सीजर हुआ है, क्या हुआ, उसका आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। एफबीआर में जब हम पूछते हैं तो वो कुछ बताते नहीं। सेकंड बात ये है कि जो हमने पहले की कि आपके ड्राई पोर्ट्स पे बाकायदा अंडर इनवाइसिंग हो रही है, उसमें कस्टम के लोग इन्वॉल्व है, और आपका मिस डिक्लेरेशन हो रही है। आपका पिंडी ड्राई पोर्ट पे केसेस बने हुए हैं, आपके लाहौर ड्राई पोर्ट पे बने हुए, सियालकोट में बने हुए हैं, आपका नौशेरा ड्राई पोर्ट के केसेस बने हुए, बड़े बड़े सीनियर लोग हैं, उनके प्रमोशन भी हो गई, उनके खिलाफ केसेस भी बने हुए। पिछला जो डीजी कस्टम इंटेलिजेंस था उसने बाकायदा रिपोर्ट्स बना के भेजी, उससे पिछला वाला डीजी जो था उन्होंने भी बना के एफबीआर में फाइलें जाके दब जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्मगलिंग जो है ना, हम सिर्फ अफगानिस्तान एक और भी हमारा बड़ा अजीब सा अप्रोच है कि विल अप्रोच अफगानिस्तान गवर्नमेंट और अफगानिस्तान से कि भाई अफगानिस्तान इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस। आप अपने घर को ठीक करें, आप अपने बॉर्डर को ठीक करें, आप अपने सिस्टम को ठीक करें। आपका कराची से कंटेनर ट्रांजिट ट्रेड शुरू हो जाता है, वो तो बॉर्डर क्रॉस ही नहीं करता। जब बॉर्डर क्रॉस नहीं करता तो उसमें अफगानिस्तान गवर्नमेंट का क्या कसूर है? आप अपनी सिस्टम को ठीक करो। आप लोगों की सजेशंस क्या हैं? लाइक ऑब्वियसली आप लोग भी बहुत थिंक टैंक है, इस पे बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, जेन्युइन स्टेक होल्डर्स आप लोग हैं जो सजेशंस देते हैं। आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, हाउ टू ओवरकम दिस क्राइसिस? मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को सबसे पहले बिजनेस कम्युनिटी को इन इश्यूज के ऊपर स्पेशली ऑन बोर्ड देना चाहिए। जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो स्टेक होल्डर्स है ना, उनको अगर आप ऑन बोर्ड नहीं देंगे तो चीजें आपको मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये जो एक रिपोर्ट की गई है, और ये एक रिपोर्ट मेरे पास भी है जो हम एक्सक्लूसिवली नाजरीन को शेयर कर रहे हैं, तो क्या ये रिपोर्ट बनाते वक्त जिस तरह हमने बात की कि यू आर बिग स्टेक होल्डर, बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी, उसको साथ शामिल किया जाना चाहिए, तो ये रिपोर्ट में क्या आप लोगों को शामिल किया गया था? बिल्कुल नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया। इस दफा मैंने, बल्कि ये 3 दिन पहले मेरे पास पार्लियामेंटेरियन फाइनेंस कमेटी आई थी जो प्रपोजल बना रही है। कैसर शेख साहब उसके चेयरमैन हैं, 20 एमएनए उसके मेंबर्स हैं, वन ऑफ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी उसके मेंबर हैं। तो मैंने उनको यही कहा कि मैंने कहा कि आप खुदारा बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लें, अपनी बजट के अंदर पूरी जो आप प्रपोजल्स बना रहे हैं
तो आपको मसाइल नहीं होंगे। तारिक हुदा साहब ने दोबारा में ज्वाइन किया है। तारिक हुदा साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर ज्वाइन करने के लिए। मुबारिक ने भी जो क्वेश्चंस पुट किए और राउत साहब ने भी किए वो यही था कि बहुत ज्यादा चीजें पब्लिश हो चुकी हैं, रिकॉर्ड पे हैं, द इन्वॉल्वमेंट इन कनाइम्स ऑफ द पर्टिकुलरली द कस्टम ऑफिशियल्स, और हमें अपना घर पहले सही करना है, फिर हम इसके ऊपर दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाएं। जिस तरह की आप बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा तौर पर इस मामले को विद द अफगान गवर्नमेंट, विद द चाइना गवर्नमेंट, विद द ईरान गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट इज सीरियस टू टेक अप दिस मैटर ऑफ स्मगलिंग विद देम इवन ऑन द डिप्लोमेटिक लेवल। लेकिन क्या हमें अपने घर को पहले सही नहीं करना सर? नहीं, सब साथ साथ होगा ना, इट हैज टू बी इन टैंडम। और दूसरा, मैं मुबारक ग्रेम साहब की बात से थोड़ी सी वो करूंगा, डिफर करूंगा। ये जितने भी हमारी स्मगलिंग की अगर ये रिपोर्ट आप देखें तो ये इट इज नॉट बेस्ड ऑन डेटा जो हमारी सीजर डेटा है उस बेसिस के ऊपर नहीं किया है। ये एक हमने बड़ा साइंटिफिकली एक फॉर्मूला क्रिएट किया जिससे हमने टोटल डिमांड जो कंट्री एक टोटल डिमांड जनरेट करता है कंज्यूमर आइटम, ठीक है, वो देखा, उसमें से हमने इंपोर्ट्स को माइनस किया, फिर डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हो रही है उसे माइनस किया, और फिर जो बाकी बचा वो क्लियर हो गया कि ये स्मगलिंग है जी। अच्छा, तो ये इसलिए बड़ी इट्स है एफबीआर में अभी भी थोड़ी सी हमारे वो सीनियर्स कह रहे थे कि वी नीड टू आल्सो अगेन फिर थोड़ी सी नंबर्स को दोबारा देखें, वो अभी इसकी अपडेशन हम कर रहे हैं इस रिपोर्ट की, बट इट हैज बीन डन नॉट ऑन एनी सॉर्ट ऑफ डेटा जो कि हमारे सीजर रिकॉर्ड्स में है या कोई दबाया हुआ कोई रिकॉर्ड एंड ऑल दैट। नो, इसको काइंडली आप लोग खुद देखिए और हमें प्लीज बताइए कि जो इसके अंदर इंप्रूवमेंट है। द ऑब्जेक्टिव इज कि कल पाकिस्तान को अपने पांव पे इंडस्ट्रियली एग्रीकल्चरली खड़ा होना चाहिए। वी शुड हैव अ कंट्री वेयर वी नीड टू हैव मोर एम्प्लॉयमेंट, our industry should be churning out, we should be exporting more. तो दिस इज दैट मॉडल। बाकी तो इंटेग्रिटी मैनेजमेंट जरूर करने की जरूरत है, करें। बाकी भी जो काम करने हैं वो भी जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक हुदा साहब। मुबारक ज़ेब खान साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे चाहूंगा। मेरे ख्याल में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो तारिक हुदा साहब ने खुद भी कह दिया, मेरा मतलब सीजर का ये था कि सीजर इज एक डेफिनेट फिगर होता है जिससे आप दिस इज प्योरली प्रोबेबिलिटी। आप प्रोबेबिलिटी पे जा रहे हैं क्योंकि आवर इकोनॉमी इज नॉट डॉक्यूमेंटेड। 70-75% हमारी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है, तो मेरे ख्याल में इस फिगर्स का कोई साउंड बेस नहीं बन सकता। 3.88 आपके जीडीपी बेस करते हैं। नहीं, बेसिकली आप इस तरह के जब आप अफर्मेटिव फिगर्स के पास आते हैं कि आपके इकोनॉमी को इतना रखे, तो फिर आपका बेस क्या है? प्रोबेबिलिटी, राइट पॉलिसीज नहीं जा सकती, प्रोबेबिलिटी की बेस पे है, इसलिए आप इसको रिप्रेजेंटेटिव फिगर नहीं। मेरे ख्याल में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि आप अपना एनफोर्समेंट ठीक करें। पहले तो ब्लेम गेम से निकले कि हमने पावर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को दी है, तो देयर शुड बी सम मैकेनिज्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर एवरीवन। सेकंड बात यह है कि आपने ज़रूरी है कि आप इस स्मगल प्रोन आइटम को डिसइंसेंटिवाइज करें, आप उसको लेस अट्रैक्टिव करें फॉर स्मगलिंग, आप उसका कॉस्ट को रिड्यूस करें नोविंगली कि हमारा बॉर्डर पोरस है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और तीसरी बात यह है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्मगलिंग को आप उसका एक ह्यूमन फेस भी है, कल्चरल एस्पेक्ट भी है कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज में उस स्मगलिंग को ट्रेड किया कहा जाता है। उनके पास वो चीजें नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि उनके लिए ये ट्रेड है, उनके लिए स्मगलिंग नहीं है। और दुनिया में कई मिसालें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट खुद स्मगलिंग को प्रमोट करते हैं ताकि क्रिएट करे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। तो बेसिकली ये जो ट्रेड जिसको हम स्मगलिंग कहते हैं, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो बॉर्डर एरियाज में, क्योंकि वहां पे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को कुछ अपने पॉलिसीज को दोबारा रिवाइज करनी चाहिए कि सिर्फ वो अर्बन बेस वो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रूरल इकोनॉमीज पे चले जाए, वहां पे पॉलिसीज लेकर आए, कुछ इंसेंटिव छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को लगाए और वहां उन लोगों के लिए कुछ कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। राउत साहब, मुझे आपसे लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहिए होंगे। आपने सारी गुफ्तगू सुनी है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो किस तरफ जा रहा है, क्या समझता है, अब हल क्या है जिसमें इकोनॉमी भी बच जाए और इंडस्ट्री भी बच जाए? मैं समझता हूँ, देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज जो है ना कि एफबीआर के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। ठीक है, कि वो ये इनको पावर देनी चाहिए। अब इनके पास पावर और उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ना, उनके पास मतलब ये चीजों को हैंडल करने के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इनको पावर्स के अलावा रिवैम्पिंग की जरूरत है एफबीआर को, बहुत ज्यादा। तो पावर्स तो खैर आप पहले भी बहुत है उनके पास, और दे देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाना चाहिए जी।
बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया तारिक हुदा साहब, मुबारक ज़ेब खान साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने एक्सपोज किया कि पाकिस्तान में स्मगलिंग की वजूहात क्या है और इन वजूहात की वजह से जो पाकिस्तानी इकॉनमी है वो किस तरह डैमेज हो रही है। तारिक हुदा साहब ने जो ये रिपोर्ट थी उसके हवाले से, जो उसके मेन रिसर्चर रहे हैं, मेन कंपोनेंट थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टम्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया, FBR का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया। उनका यही कहना है कि दे आर पुटिंग सम एफर्ट्स टू कर्ब स्मगलिंग। मुबारक साहब ने भी अपना ओपिनियन दिया, सजेशन दिए, और इंडस्ट्री का क्या हाल था वो जाना हमने अब्दुल रऊफ साहब से। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने है, देखते रहिए डॉन न्यूज़।